गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने सेकेंड ईयर की ये क्लास है। सेकेंड ईयर के अंदर आपके मैथ की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की ये क्लास है। मैथ में जैसे कि आपको पता है कि अपने जो है अभी तक जो है वो प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं। ठीक है। उसके अलावा अपने नंबर सिस्टम कर चुके हैं। ठीक है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अपने कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं और इसके अलावा अपने क्षेत्र मिति मेंसुरेशन भी कर चुके हैं। तो ये सारे चैप्टर अपने कर चुके हैं। आज एक साइंस का चैप्टर अपने कर रहे हैं। ये चैप्टर वो ही करवा रहा हूँ मैं आपको इस ऑनलाइन माध्यम से, जो चैप्टर आपके ऑफलाइन क्लास के अंदर नहीं हो रखे हैं। तो सरकारी जो गाइडलाइन आई हुई है वो आपके 24 तारीख तक जो है 24 मई तक लॉकडाउन का कहा हुआ है। तो उसमें आपको कोर्स भी पूरा करवाना आवश्यक है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि पिछले साल भी कोरोना के कारण कई महीनों तक पढ़ाई बाधित रही, फिर भी पेपर जो है वो अंतिम समय में करवाए गए। तो पेपर इस बार भी होंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने को निरंतर पढ़ना है। तो यहाँ पे अपने आज जो चैप्टर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको नोट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। चैप्टर का नाम है अपने ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार। तो ऊष्मा उपचार क्या चीज़ है आपके, इसको अपने देखते हैं। ऊष्मा उपचार जो है आपके क्या चीज़ है उसको देखते हैं। ऊष्मा उपचार के अंतर्गत अपने कोई भी धातु वगैरह मिश्र धातु है या कोई भी धातु है, मिश्र धातु कह दो या धातु कह दो, उनको उपयोगी बनाने, उपयोगी यानी उनको सामान के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपयोग करने या सीधे उपयोग करने में उनके गुणों में कोई बदलने के लिए कोई गुण है, धातु के कोई गुण है, ठीक है ना, उन्हें बदलने के लिए या और अच्छे गुणों वाला धातु बनाने के लिए हम उसमें ऊष्मा उपचार करते हैं। ऊष्मा उपचार से किसी भी धातु के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। तो ऊष्मा उपचार की कई विधियां आती है, वो भी आगे अपने चैप्टर के अंदर समझेंगे। पहले ऊष्मा उपचार की अपने परिभाषा देखते हैं। ऊष्मा उपचार की क्या परिभाषा है? ऊष्मा उपचार के द्वारा, ये पढ़ेंगे आप, ऊष्मा उपचार के द्वारा धातुओं को भिन्न भिन्न तापमानों पर गर्म व ठंडा किया जाता है। यानी तापमान पर तापमान को बढ़ाकर या तापमान को अचानक कम करके उसको गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी आंतरिक बनावट में परिवर्तन होता है और वांछित यांत्रिक गुण, वांछित यानी इच्छा, जैसी इच्छा अपने को है ऐसे ऐसा धातु होना चाहिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ऊष्मा उपचार किया जाता है। तो ऊष्मा उपचार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऊष्मा उपचार के क्या क्या उद्देश्य हैं या क्या क्या फ़ायदे हैं। मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी क्या मतलब क्या है आपके, कि कोई भी धातु है, ठीक है, उसको काटना, ठीक है, उसको वेल्डिंग करना, काटना या उसको किसी और धातु के साथ मिक्सअप करना, ये सब चीज़ें जो है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? मशीनेबिलिटी के अंदर। तो धातु कितना सरल है काटने में, जोड़ने में, तोड़ने में, तो उसको क्या कहते हैं अपने? मशीनेबिलिटी। दूसरा है आपके कठोरता। तो ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ रहे हैं, ये इसके ये यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। कोई भी धातु है उसके ये गुण होते हैं जिनको बढ़ाया या घटाया जाता है किसकी सहायता से? ऊष्मा उपचार की सहायता से। तो कठोरता जो है, कठोरता को बढ़ाना या घटाना, किसी में कठोरता कम है उसको कम कर बढ़ाना, या जिसमें अधिक है उसको कम करने के लिए आपको कुछ किसका उपयोग करते हैं? ऊष्मा उपचार का। तन्यता यानी उसको धातु को कितना लंबा खींचा जा सकता है, तो तन्यता का गुण किस में होता है आपके? सोना के अंदर तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। भंगुरता, भंगुरता को बढ़ाने के लिए, भंगुरता का अर्थ है कोई धातु जो है वो कितनी जल्दी टूट जाती है, छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? भंगुरता। भंगुरता को किसी धातु में अपने को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना भी पड़ता है और कम भी करना पड़ता है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट है अपना वेलिबिलिटी। वेडेबिलिटी, वेडेबिलिटी का अर्थ है कि कोई भी धातु को वेल्डिंग किस आधार पर किस आसानी से किया जा सकता है, किसी धातु के साथ जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो उस गुण को क्या कहते हैं, वेल्डेबिलिटी। तो यहाँ पे ऊष्मा उपचार जो है वो आपके इन गुणों को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट करते हैं, आगे है इसमें धातुओं का घर्षण रोधी और जंग रोधी बनाने के लिए भी ऊष्मा उपचार किया जाता है। ठीक है, धातुओं में विद्युत और चुंबकीय गुणों को सुधार करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार पूछा जाता है कि ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है। धातु में चुंबकीय और विद्युतीय गुणों को सुधार करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए अपने इसका उपयोग करते हैं। फोर्जिंग, फोर्जिंग क्या होता है आपके, फोर्जिंग के अंतर्गत किसी धातु को गर्म या ठंडा, गर्म या ठंडा, ये दो टेक्निक होते हैं फोर्जिंग के अंदर। किसी धातु को गर्म करके या ठंडा करके उसके गुणों में परिवर्तन किया जाता है, उसे फोर्जिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो फोर्जिंग के कारण क्या होता है, आपके धातु के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके अंदर तनाव आ जाता है, यानी उनके स्ट्रेस आ जाता है। तो उनको बढ़ाना या कम करने के लिए भी, कम करने के लिए इम्पोर्टेंट है आपके, कम करने के लिए आपके किसका उपयोग किया जाता है, ऊष्मा उपचार का प्रयोग किया जाता है। तो ये नोट्स जो मैंने ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल वर्ड में और सबसे पॉइंट टू पॉइंट जो भाषाएं हैं वो लिखी हुई है। इसे आप अपनी कॉपी में भी उतारोगे, इसकी पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के बाद आपको, इस वीडियो के तुरंत बाद आपको ग्रुप के अंदर प्रस्तुत कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको उतारोगे। नेक्स्ट है अपने स्टील के विभिन्न गुण। स्टील जो धातु होती है उसके विभिन्न गुणों के आधार पर अपने यहाँ पे देखेंगे क्या क्या स्टील के गुण होते हैं। सभी धातुओं की संरचना क्या होती है, क्रिस्टलीय होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय होती है और उनकी व्यवस्था के आधार पर उसकी संरचना प्रस्तुत की जाती है। स्टील के गुण धर्म किस पर, उसकी संरचना पर निर्भर करते हैं कि स्टील की जो संरचना है उस वही उसके गुणों को बखान करती है, गुणों पर आधारित होती है। तो यहाँ पे अपने स्टील को जो है, स्टील पे कार्बन की मात्रा जो उपस्थित होती है, स्टील में कार्बन एक मुख्य अवयव के रूप में कार्य करता है। स्टील के अंदर क्या होता है, कार्बन की मात्रा के अनुसार और उनकी मात्रा में परिवर्तन करके जो है अपने आंतरिक परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी स्टील के अंदर आंतरिक संरचना में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर अपने स्टील के अंदर, कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर स्टील के अंदर अपने क्या कर सकते हैं, उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस आधार पर स्टील जो है वो आपके तीन टाइप से होता है। 0.00 से आपके 2.1 तक कार्बन की मात्रा में स्टील को तीन भागों में बांटा जाता है। आपका फर्स्ट स्टील है आपके हाइपोयूकेनाइट, हाइपोयूटे यूटेक। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपका यूकेक्टॉइड, यूकेक्टॉइड, यूटेक्टॉइड। क्या पढ़ोगे इसको, यूटेक्टॉइड। ठीक है, इसके अंदर हाइपोयूकेटॉइड, ठीक है, और हाइपर यूकेटॉइड, ये तीन प्रकार हो गए। यूकेटॉइड आप याद रखोगे, यूकेटॉइड हो गया, यूकेटॉइड के अंदर हाइपो और हाइपर। ठीक है, हाइपो यूकेटॉइड में क्या होता है, आपके 0.0 से 0.8 तक कार्बन की मात्रा होती है, और जिसमें 0.8 कार्बन की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, यूकेटॉइड। ठीक है, और यहाँ पे अपने जब 0.8 से अधिक मात्रा हो जाती है तब इसको क्या कहते हैं, हाइपर यूटेकॉइड। ठीक है, आगे करते हैं अपने। तो यहाँ पे ये तीनों का मिश्रण ही बताया गया, इन तीनों नामों को आप लिखोगे। इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील तीन टाइप के आपके, विभिन्न संरचनाओं के आधार पर तीन टाइप का आपके स्टील होता है। ठीक है, आगे करते हैं अपने। फेराइट क्या है, फ्लोराइट, फ्लोइट क्या है और सीमेंटाइट क्या है। ये लोहे और स्टील के सूक्ष्म कण के आधार पर अपने तीन प्रकार का है, फेराइट, फ्लोराइट और सीमेंटाइट। अब देखिए, यह शुद्ध रूप है, ये फेराइट जो है आपका,
यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। इसमें कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? 0% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, इसको क्रिटिकल तापमान से, क्रिटिकल तापमान क्या होता है? एक निश्चित तापमान को क्रिटिकल तापमान कहता है, से नीचे धीरे धीरे ठंडा करके फेराइट बनता है। यानी क्रिटिकल तापमान से नीचे, अपने जब नीचे जाते हैं यानी ठंडा करते हैं, तब क्या बनता है? फेराइट आपका लोहा या और स्टील बनता है। नेक्स्ट आपके फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट क्या होता है आपके? ये इसको किस आधार पर बांटा गया है? इसको कार्बन के बढ़ने पर इसकी कठोरता बढ़ती है। इनके आपके गुण लिखे हुए हैं इसके अंदर। ये तीनों जो चीज़ें हैं, इस आपको सारणी जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपके इसके अंदर गुण लिखे हुए हैं कि इसके अंदर 0.8% कार्बन की मात्रा होती है, तो फेराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण होता है। तो ये तीनों चीज़ें आप इसको अच्छी तरीके से लिखोगे, और 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह चुंबकीय हो जाता है। कौन सा? सीमेंटाइड चुंबकीय प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को अलग से भी आपके यहाँ पे बताया हुआ है। 0% कार्बन की मात्रा में क्या होता है आपका? फेराइट होता है। ठीक है, वरन इसमें कहाँ तक कार्बन विद्यमान हो सकता है? 0.008 से 0.0025 तक। इसमें चुंबकीय गुण तथा बहुत नरम होती है। ये बहुत नरम होती है और इसमें चुंबकीय गुण होता है। और ये कैसे बनाया जाता है? धीरे धीरे ठंडा करने पर, क्रिटिकल तापमान पर। तो क्रिटिकल तापमान पहले पढ़ लेते हैं अपने। क्रिटिकल तापमान क्या होता है आपका? स्टील को उच्च तापमान पर गर्म करने पर निश्चित तापमान पर उसके अंदर की संरचना में परिवर्तन होने लगता है। जिस तापमान पर यह परिवर्तन प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, उसे क्या कहता है? क्रिटिकल तापमान। जब कोई भी धातु होती है उसे गर्म या ठंडा किया जाता है, तो जिस निश्चित तापमान पर निम्न, अब इसको भी दो प्रकार से बांटा गया, निम्न क्रिटिकल तापमान और उच्च क्रिटिकल तापमान। तो निम्न क्रिटिकल तापमान क्या है? जिस तापमान पर स्टील की बनावट में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, उस तापमान को स्टील का निम्न क्रिटिकल तापमान कहते हैं। और जिस तापमान पर स्टील में उपस्थित कार्बन और आयरन की संरचना में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है, उसे उच्च क्रिटिकल तापमान कहता है। और निम्न क्रिटिकल तापमान आपका कितना है? 723 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उच्च स्तर पर यह धातु के अनुसार स्टील में उपस्थित कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। और स्टील में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर अपने स्टील को 3 भागों में बांटा था ऊपर। ठीक है, तो अभी वापस यहाँ पे चलते हैं। तो इन तीनों को यहाँ पे आपको दर्शाया गया। दूसरा, फेराइट प्लस सीमेंटाइट के अंदर इसको क्या कहते हैं? यूकेटाइट स्टील कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि इसमें 0.8% कार्बन की मात्रा होती है। तो ये जो ऊपर टेबल के रूप में पढ़ा था, उसको आपको चित्र के माध्यम से अलग तरीके से आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। पूरी गहनता से यहाँ पे उसका अध्ययन किया गया है। यहाँ पे सारणी के रूप में उनको दिया गया है। ये वापस वही चीज़ है आपकी, 0.0 से 0.8 तक हाइपो, और 0.8 तो, और 0.8 से 2.1 तक हाइपर यूकेटॉइड। अब आते हैं, ऊष्मा उपचार के 3 चरण होते हैं। ऊष्मा उपचार के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है हीटिंग, सूकिंग और क्वेंचिंग। ये 3 चरण जो है वो ऊष्मा उपचार के 3 चरण कहलाते हैं। इसमें फर्स्ट चरण हीटिंग क्या कहते हैं? ऊष्मा उपचार करने के लिए पहला चरण, स्टील को ऊष्मा देना। कितनी ऊष्मा देनी है इस पर निर्भर करता है। किस पर? कार्बन की मात्रा के पर निर्भर करता है कि उसे कितनी ऊष्मा देनी है। ठीक है, किस भट्टी को काम में लिया जाना है, किस ईंधन को उपयोग किया जाना है, भट्टी में कितनी देर आवश्यक तापमान पर रखना है, ये सब चीज़ें क्या है आपके हीटिंग के अंतर्गत आते हैं। सोकिंग के अंदर क्या आता है? ऊष्मा देने के पश्चात जब आवश्यक तापमान पहुंच जाता है, यानी क्रिटिकल तापमान जो अभी अपने पढ़ा था, आवश्यक तापमान पहुंच जाता है, तब उस तापमान पर भट्टी में कुछ देर तक स्टील को रखा जाता है। तो इससे क्या होता है? इसके अंदर सभी भागों में आसानी से उसका तापमान जो है वो पहुंच जाता है। इसे क्या कहते हैं? आसानी से पहुंच जाता है, इसे क्या कहते हैं? स्नोकिंग। और क्वेंचिंग के अंदर इस विधि में भट्टी से प्राप्त स्टील को आवश्यकता अनुसार विधियों के द्वारा ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके क्वेंचिंग कहलाती है। तो यहाँ पर अपने आगे जो है इसके अंदर
ऊष्मा उपचार की विभिन्न विधियों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत अपने को क्या करना है, इस चैप्टर को अपने यहाँ तक जितना भी समझा है इसको मैंने आपके इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही सीमित शब्दों में इसको जो क्वेश्चन बन सकता है उसके अनुसार इसको सीमित शब्दों में आपको उपलब्ध कराया है। ये आपके इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो अपने जल्दी करेंगे इसका। ये फर्स्ट पार्ट को आप अच्छी तरीके से करोगे तो अपने अभी तक जो है मैथ के अंदर जैसे मैंने बताया आपके 5-6 चैप्टर कर चुके हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कर चुके हैं, अपने साधारण ब्याज कर चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं, मैच्योरेशन क्षेत्र मिति कर चुके हैं, है ना। और इसके अलावा अपने क्या कर चुके हैं, इसके अंदर नंबर सिस्टम कर चुके हैं। तो मैथ का जो अधिकतर पार्ट था, मैथ का लगभग 100% पार्ट जो है अपने कर चुके हैं। अब साइंस का पार्ट रहा हुआ है। साइंस के पार्ट के अंदर आपके अधिकतर जो है वो थ्योरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो थ्योरिकल क्वेश्चन के हिसाब से अपने इसको करेंगे पहले, फिर उसके अंदर आगे जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे अपने इसके अंदर जो मैथ के सवाल आपके साइंस के अंतर्गत आते हैं उनको भी करेंगे। लेकिन अभी अपने जो है पहले थ्योरी के रूप में साइंस को पहले पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी के रूप में साइंस को अधिक पूछा जाता है। जो आपके सवाल है वो मैथ के जो विभिन्न चैप्टर थे उसके अंतर्गत आते हैं। तो इस पीडीएफ को आप आराम से ध्यान से अपनी कॉपी में उतारोगे और फिर जो है ग्रुप के अंदर ही आप उसको भेजोगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस अपने चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं।